हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट्स इन डिफरेंशियल लेवलिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, ये गेट में भी आया हुआ है, बहुत बार आया है गेट में, और आईईएस में भी आया है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है ये। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट्स। नंबर 1, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कौन सा है, कौन सी एलिमिनेट होंगी इससे? इसका क्या आंसर है? ओके, हम डेली करेंगे, डेफिनेटली डेली करेंगे। इसका आंसर बताएं। 66 का क्या है? बोथ 1 and 2। यस, दैट्स ट्रू, बोथ 1 and 2। तो रेसिप्रोकल मेजरमेंट्स में याद रखना, रेसिप्रोकल लेवलिंग एक ऐसी लेवलिंग है जिससे अर्थ कर्वेचर की एरर और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये दोनों रिमूव हो जाती हैं। बट हाँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि टेम्परेचर की वजह से जो एरर है क्या वो रिमूव होती है, तो उसका आंसर होता नो। जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है ना, वो अर्थ कर्वेचर को रिमूव करती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर है उसको रिमूव करती है, बट टेम्परेचर एरर्स को नहीं कर पाती। दिस यू हैव टू रिमेंबर। हो सकता है कि अब जो पेपर आ रहा है उसमें ही आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कोई बात नहीं, अगर किसी से गलत भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीख ही रहे हैं, यहाँ पर सीखने से ही मतलब है। अभी क्वेश्चन नंबर 67 कर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 67 कैसे करेंगे? इफ बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज नॉर्थ 60-30 मिनट्स एंड दैट ऑफ बी सी इज 122 डिग्रीज ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी ई, देन मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल बी इज। इंटीरियर एंगल बी कितना होगा? देखो, सबसे पहले आपको ए बी लाइन का मतलब क्या होता है। लेट से ये मैं ए बी बना रहा हूं, ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो ये होगा ओरिजिन, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से आप ये कितना गए 60 डिग्रीज 30 मिनट्स, यानी कि 60.5 डिग्री लिख लूँ। 60 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब क्या हुआ 60.5 डिग्री। सर्वे अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन से ही कई बार बहुत चीज़ें सीख जाते हो। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुनते रहो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही मेरे से पूछ लो, बट सुन लो। ये 60.5 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं BC पर जाऊंगा तो BC का बनाओ यहाँ पर, तो BC से 122 डिग्री जाओ ऐसे, तो 122 डिग्री का मतलब हुआ ये। हमेशा नॉर्थ से ही लेते हैं, याद रखना। जैसे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नॉर्थ से ये 122 डिग्री ले लो, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा 180 में से 180 में से 122 माइनस कर दो, मतलब कितना हुआ 58 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 58 डिग्री। और ये कितना है, ये तो 60.5 है, तो ये भी 60.5 हुआ। तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल हो जाएगा 58 प्लस 60.5, मतलब बन गया 118.5 डिग्रीज, मतलब 118 डिग्री 30 मिनट्स। देखो, हर क्वेश्चन होता कुछ सेकंड्स का ही है। जूनियर इंजीनियर का जो पेपर है इसमें कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगर आपके एक बार थॉरो नॉलेज है ना, तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं टेक्निकल में। तो एटलीस्ट जीके का मैं अभी कुछ नहीं आपको बता पाऊंगा, बट टेक्निकल में फुल मार्क्स आ सकते हैं। जीके के भी हमें बहुत स्टूडेंट्स कहते रहते हैं करें शुरू, जल्दी करेंगे। हम थोड़ा सा अभी तक हमने स्टार्ट कर देना था, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन, चंडीगढ़ में तो कर्फ्यू लग गया है, तो इसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो टीचर्स हैं, हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा आ जा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हमने जीके का भी शुरू कर देना था। तो हम स्टार्ट करेंगे, बट तब तक के लिए मैं टेक्निकल की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ में सबको पता है ना कर्फ्यू लग गया है। चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है, तो हम घर के अंदर ही बैठे हैं और कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। क्वेश्चन नंबर 68 पर, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? द कंटूर लाइंस मर्ज और क्रॉस वन अनदर ऑन द मैप इन केस ऑफ। तो कंटूर लाइंस कहाँ पर मर्ज करती हैं? वैसे तो देखो हम जानते हैं कंटूर होता क्या है, जो सिंगल RL को लोकस होता है, एक मतलब सेम पॉइंट्स को जिनका RL सेम है, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, तो एक कंटूर बन जाता है। ठीक है, तो कंटूर इसलिए कभी एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं सकता, बट इन स्पेशल केसेस वो क्रॉस करेगा, जैसे वर्टिकल सर्फेसेस, ओवरहैंग,
caves, तीनों में ही करेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लाइन ऑफ सेम एलिवेशन, यस दैट्स ट्रू, कंटूर्स आर लाइन ऑफ सेम एलिवेशन, तो इसलिए वो कभी करती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बट ये जो तीनों हैं, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ इट इज ओरिजिनली टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये एक थियोडोराइट का ऑपरेशन है, ये थियोडोराइट का ऑपरेशन है। जब लेफ्ट में होता है सर्कल, वो राइट में चले जाएगा, और राइट वाला सर्कल लेफ्ट में जा सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चेंजिंग फेस। ये चेंजिंग फेस ऑपरेशन है, दिस इज ऑपरेशन कॉल्ड चेंजिंग फेस, राइट। ओके, चलिए आगे चलता हूँ। चेंजिंग फेस हमने कर लिया है, चेंजिंग फेस यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर जाता हूँ मैं। यस, तो अभी सर्वे चल रहा है, और सर्वे इवन इफ आपने अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, आप जब ये क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पेपर के टाइम तक जब एग्जाम आ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन भी सुबह आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई सब्जेक्ट रह गया, कोई सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा, बट कोई बात नहीं, वो कॉन्फिडेंस आपको अभी से ही बिल्डअप करना है कि इवन इफ आपने नहीं पढ़ा ना कोई बात नहीं, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। बट एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करना कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कभी कभी हम अपने आप को हमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा भी कई बार नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चंस करो। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से कई बार नुकसान भी हो सकता है, ये वार्निंग है, इस लेक्चर को देखने की ये वार्निंग है, तभी देखना है इस लेक्चर को अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या पढ़ना शुरू कर दिया है तो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 70 देख रहा हूँ। क्रॉस एयर्स इन सर्विंग टेलीस्कोप आर फिटेड at the center of telescope in the objective lens in front of eyepiece anywhere between objective and eyepiece। so उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, अब इसका 70 का होगा ऑप्शन 3, इन फ्रंट ऑफ आई पीस। क्योंकि देखिए टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो आई पीस ऐसा होता है जो कि हम अपनी आंख के सामने लगाते हैं ना, तो जो क्रॉस एयर होता है, क्रॉस एयर तो अपनी आंख के सामने ही दिखता है, इसका मतलब वो आई पीस। आपको रट्टा नहीं मारना, रट्टा भी अगर आप समझ के थोड़ा सा समझ के मार लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो दो लेंस होते हैं, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो जो आई पीस होता है वो होता है, आई पीस का मतलब होता है जो आंख के नज़दीक होगा, और जब आप आंख के नज़दीक देखोगे तो उसमें तो आपको क्रॉस एयर दिखेगा ना, तो इसलिए क्रॉस एयर इन फ्रंट ऑफ आई पीस रहता है। समझ गए? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, बट यही है कि अगर आप नहीं करा हुआ तो मुश्किल में फंस जाओगे। कुछ लोग देखो सेंटर ऑफ टेलीस्कोप भी कह रहे थे ऑप्शन 1, बट ये याद रखना। 71 देखता हूँ। ओके, सेंटर लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग इज यूज्ड फॉर। अब ये एस्टिमेशन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, अब सर्वेइंग खत्म हो गया, अब एस्टिमेशन शुरू कर रहे हैं। करते हैं ना शुरू, अभी इसी में कर देते हैं शुरू। ओके, कंटिन्यू करते हैं अभी थोड़ा सा और, कुछ क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज यूज्ड फॉर ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, सर्कुलर, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूजन में रहते हैं। एक बात देखना, ऑक्टागोनल मतलब जिसकी 8 साइड्स होती हैं, हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो अगर सेंटर लाइन मेथड 8 साइड्स के लिए वैलिड है, एक साइड के लिए ऑक्टागोनल बिल्डिंग के लिए हो सकता है, तो इसका मतलब हेक्सागोनल में भी तो हो सकता है। ऐसा क्या फ़र्क है कि वो ऑक्टागोनल में हो गया बट हेक्सागोनल में नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो इसका मतलब सर्कुलर में भी होगा। इसीलिए तभी इसके ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ये समझ गए? स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, अगर वो ऑक्टागोनल में है तो हेक्सागोनल में भी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 72। द मेजरमेंट ऑफ डीपीसी, द मेजरमेंट ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स इज डन इन। डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है? डीपीसी होता है ना हर बिल्डिंग में, ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। फिर से डीपीसी जो होता है उसकी मेजरमेंट कैसी होती है? मीटर्स में होती है, या क्यूबिक मीटर में होती है, या स्क्वायर मीटर में होती है, किस में होती है? तो डीपीसी जो होता है ना उसका हमेशा एरिया मेजर किया जाता है। एरिया मतलब स्क्वायर मीटर, ये आपको याद करना है। डीपीसी हम करते हैं ना ताकि सलाबा ना ऊपर आ जाए, ताकि डैम्प प्रूफिंग रहे, डैम्पनेस वॉल्स में ना आ जाए, तो इसलिए हम इसको प्लिंथ लेवल पर वॉल्स पे लगा देते हैं, डैम्प प्रूफिंग करते हैं, केमिकल्स डालते हैं।
तो इसलिए इसका आंसर होगा स्क्वायर मीटर। कुछ स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं मीटर से, तो मीटर से नहीं होगा, लेंथ के हिसाब से नहीं देखा जाता है, ये एरिया के हिसाब से देखा जाता है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट मेजर करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसको देखते हैं, फॉलोइंग आइटम्स आर मेजर्ड इन केजी। तो हमारे पास ये 4 आइटम्स हैं, एक्सपेंडेड मेटल वायर, MS reinforcement of RCC, MS grills provided in roof over courtyard और rolling shutters। तो इनमें से कौन सी है जो केजी में मेजर किया जाता है? दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है reinforcement। दिस इज करेक्ट आंसर। बाकी जो सभी हैं वो उनका एरिया मेजर किया जाता है। जैसे अभी रोलिंग शटर है, रोलिंग शटर होता है, जो शटर होता है ना, उसका एरिया मेजर करते हैं, जितना एरिया दिखाई दे रहा है। जो एरिया ऊपर है ना, जो अंदर, जैसे आपने दुकान पे शटर लगता है, वो जो जितना दिख रहा है, जैसे लेट से जो एरिया दिख रहा है, हाइट बंद होने के बाद जो दिखता है, उसका देखा जाता है कि एरिया कितना लेंगे। ठीक है, जो अंदर रोल हो जाता है उसका नहीं देखते। तो रोलिंग शटर का एरिया, इसलिए बाकी सबका भी एरिया होता है। सिर्फ एक माइल्ड शील्ड रीइंफोर्समेंट है आरसीसी की, जो जिसका केजी में ही देखा जाता है। सिमिलरली ग्रिल्स कि एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसे जो भी कोई टेंडर निकलता है कहीं पे भी, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली एरिया मेजर करते हैं। मतलब ये बता देते हैं कि हमें इतने बाय इतने का क्रॉस सेक्शन चाहिए, और उसका अब एरिया के हिसाब से रेट बताया जाता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो रेट बताता है ना, तो हमेशा एरियाज में बताता है, ग्रिल्स में। सिमिलरली मेटल वायर जो नेटिंग है, वायर नेट्स, उसमें यह आता है कि स्पेसिफिकेशन आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स होते हैं, कितने mm की नेट होती है, तो उसका एरिया बताते हैं कि कितना एरिया होगा, केजी में नहीं मेजर करते। ठीक है, ओके। नहीं, ग्रिल्स का जो है उसका एरिया ही मेजर किया जाता है। ग्रिल्स की स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितने कितने उसकी कितने क्रॉस सेक्शन का ग्रिल होगा। बट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ओनली। ये आपको याद रखना है। रीइंफोर्समेंट जो है आरसीसी की वो हमेशा ही केजी में आती है, टन में मेजर करते हैं कितना टन सरिया चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। सो ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल a revised estimate is prepared if the sanctioned estimate exceeds। तो देखिए, अब ये इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? सागर ने बताया ऑप्शन नंबर 4, 2%, 2.5%, 4% या 5%। तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5%। अब ये क्या है, क्वेश्चन सबको समझ लग गया है? ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो कि किसी डिपार्टमेंट ने कोई पहले सैंक्शनड एस्टिमेट बनाया था, लेट से 1 लाख रुपए का। अब बाद में डिपार्टमेंट को ये लगा कि नहीं यार, टेंडर देने से पहले ही इसकी तो प्राइसिंग बढ़ जानी चाहिए, तो चेंज हो रहा है प्राइस लेवल में, तो डिपार्टमेंट को दोबारा से सैंक्शन कराना पड़ेगा अगर 5% से ज़्यादा का चेंज है तो। बट अगर 5% से कम का चेंज है तो दोबारा से सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज किया जा सकता है अगर वो 5% तक है, बट जैसे ही वो 5% से भी ज़्यादा होगा तो डिपार्टमेंट को दोबारा से सैंक्शन लेनी पड़ती है काम कराने के लिए। तो ये 5% आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 75 है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 पर मेसन पर डे इज। तो 1:2:4 कौन सा कंक्रीट होता है? M20। ठीक है, तो M20 कंक्रीट पर मेसन पर डे लगभग कितना करता है, ये आपको याद करना है। आप इसको याद कर सकते हैं, कितना होता है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5 मीटर क्यूब, ऑप्शन 4। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये तो था एस्टिमेशन, तो इसके साथ ही एस्टिमेशन भी खत्म हो रहा है। हम चलते हैं सॉइल पर। अब सॉइल शुरू हो गया है, तो सॉइल के भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। तो ये हम 5 क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में। हम देखते हैं लैक्स्ट्रीन सॉइल। लैक्स्ट्रीन सॉइल कौन सी होती है? So deposited in lake beds,
बिल्कुल, तो इसका क्या होगा, लेक बेड्स, सी बेड्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम, कौन सी होगी? सो लेक बेड्स। सो लेकेस्ट्रीन सॉइल मतलब लेक बेड, ये आपको याद करना है। अगर हम सी बेड्स की बात करेंगे तो कौन सी सॉइल होती है? मेरीन सॉइल होती है। कौन सी होती है? मेरीन सॉइल। ग्लेशियर्स की अगर हम देखेंगे तो कौन सी सॉइल होती है, बताएंगे? या रिवर्स एंड स्ट्रीम से कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल, ये एलुवियल सॉइल है। सो ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लेशियर से होती है ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स। सो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स, हैं वॉइड्स ही, तो ये कौन सा हुआ? इसका 77 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन 2, एयर कंटेंट। देखिए एयर कंटेंट का ना यूजुअली स्टूडेंट्स फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ऐसे याद कराता हूँ। एयर कंटेंट आप याद रखो, वॉइड्स में कितना कंटेंट एयर का है, मेरे पीछे पीछे बोलो, वॉइड्स में कितना कंटेंट एयर का है। जब मैं परसेंटेज वॉइड्स बात करूंगा ना, परसेंटेज वॉइड कुछ और है। जब मैं एयर कंटेंट बोल रहा हूं मतलब ए सी नीचे लिख रहा हूं, एयर कंटेंट मतलब वॉइड्स में कितना कंटेंट एयर का है, मतलब वॉइड्स में कितना कंटेंट एयर का है, तो इसलिए उसको ए सी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ऐसे ही याद रखें, वॉइड्स में कितना कंटेंट एयर का है। नेक्स्ट देखते हैं 78। तो 3 क्वेश्चन और देखते हैं आज के। वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, है ना? तभी तो होता है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है? 100% होता है, मतलब 1 कह सकते हैं। अगर परसेंटेज में नहीं एक्सप्रेस करते, अगर परसेंटेज में करोगे तो 100 हो जाएगा, है ना? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा 78 का? इसका होगा ऑप्शन 3, यस। ये 0 और 100 के बराबर भी तो हो सकता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे इक्वल साइन नहीं ना था ऑप्शन 2 में, सो देयरफॉर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बिकॉज डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो सकता है 0 भी हो या हो सकता है 100 भी हो, अगर मान लो फुली वेट सॉइल है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 79th क्वेश्चन देखते हैं। A soil has a bulk density of 20 kilonewton per meter cube. बल्क डेंसिटी है ये, गामा बल्क, और वाटर कंटेंट हमें गिवन है 10%। तो ड्राई डेंसिटी कैसे निकालोगे? हम ड्राई डेंसिटी जानते हैं किसके बराबर होता है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। निकालो इसको, गामा बल्क है 22 और वाटर कंटेंट भी गिवन है 10%। निकालो जल्दी से, इसका क्या आंसर आ रहा है? 79 का आ रहा है, 20 आ रहा है सभी का, ओके, मैक्सिमम ने निकाल दिया 79 का, इसका 20 आ जाएगा। कैसे आएगा? गामा बल्क आपने 22 डालना है और 1 प्लस डब्ल्यू कितना लिखूं? 10 लिख दूं? 10 नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। ये क्या लिखूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% लिखूंगा, तो इसलिए ये कितना आंसर आ जाता है? 22 डिवाइडेड बाय 1.1 यानी कि 20, तो ये हो जाएगा 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो वाटर कंटेंट को परसेंट में डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, बट आपको 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखना है। ये गलती तो नहीं करोगे? तो इसलिए 22 डिवाइडेड बाय 1.1 करना। ओके, गुड, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या करता है? सबको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी करता है, सबको पता है बात, और क्या करता है? अब देखना यहाँ पर, पहली ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 3 में स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इसका आंसर क्या करूंगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि जो ड्राई डेंसिटी है ना वो पिक्नोमीटर नहीं करता। ड्राई डेंसिटी के लिए क्या क्या यूज होता है? कोर कटर मेथड यूज होता है, जो सबसे कॉमन है, कोर कटर मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज होता है, रबर बैलून मेथड यूज होता है, बट ड्राई डेंसिटी के लिए हम पिक्नोमीटर यूज नहीं करते। वेराज जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट हम पिक्नोमीटर से भी कर लेते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर मेरे साथ आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, उससे जुड़ जाओ।
टेलीग्राम लिंक है उस पर जुड़ जाओ। और अगर आपने अभी तक CIZ प्लस पर खुद को रजिस्टर नहीं किया है, साइन अप नहीं किया है, वहाँ पर कर लो। CIZ प्लस पर मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं इस टाइम पे, हॉट कोर्सेज हैं। एक फुल टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, वो टेस्ट सीरीज़ कर लो ज्वाइन, परचेज करनी पड़ेगी, बहुत नॉमिनल प्राइस है बट करनी पड़ेगी वो परचेज। और दूसरा एक कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है, वो मैं वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूँ। उसमें क्या है कि मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन कराऊंगा, 5-5, 6-6 लेक्चर्स डालूंगा हर सब्जेक्ट के। आपको बस वो सुन लेने हैं, बार बार रिपीटेटिव मोड पर सुन सकते हो, आप उसको 3 बार सुन सकते हो हर लेक्चर को, वो सुन लो। वो भी काफ़ी नॉमिनल प्राइसिंग पर है CIZ प्लस पर, तो ये ज़रूर देख लो जाकर, बहुत हेल्पफुल होगी। तब ये जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे यार। ये छोटी सी प्राइस पर मत सोचा करो, ठीक है। ओके, सो कल मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, कोई फिक्स सब्जेक्ट्स नहीं है, बस मैं इसके 81 क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा आगे। 80 क्वेश्चन तक कर लिया है, 80 क्वेश्चन पे लाइन लगा दी, अब 81 क्वेश्चन से ही कल आगे करूंगा। और एक एक क्वेश्चन पेपर को हम खत्म करते जाएंगे, एक क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। और ये सब क्वेश्चन पेपर्स भी आप CIZplus.com पर देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन पेपर्स भी CIZplus.com पर अवेलेबल हैं। तो CIZplus.com पर जाओ, ये क्वेश्चन पेपर्स ले लो, डाउनलोड कर लो, फ्रीली अवेलेबल हैं, डाउनलोड कर लो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आया करो। 81 क्वेश्चन से कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेक्चर 1 कहाँ मिलेगा? इसी चैनल पर मिलेगा, इसी चैनल पर लोडेड है, आप देख लो जो लेक्चर 1 है जो कल हमने डाले थे। और रही बात जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं UPPSC के लिए, उसके लिए मैं भी बहुत जल्दी उसके लिए भी ऐसे ही फ्री कोर्स, फ्री टेस्ट ये डिस्कस किया करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एक रूटीन सेटअप हो जाए, स्टूडेंट्स रूटीन सेटअप कर दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लिंक को शेयर कर दिया करो। तो जिनकी स्टडी में गैप पड़ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी के लिए मेरा ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, उन्हीं खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत पहले पास आउट कर लिया था, जो स्टडी में गैप आ गया है, जो भूल गए हैं, उनके लिए मैं हर सब्जेक्ट को 5 लेक्चर्स में ही रिवाइज करा देता हूँ। तो आप देखो जाके, उसका पहला लेक्चर मैंने YouTube पे भी डाला हुआ है, देख लो जाके, अगर वो अच्छा लग रहा है तो ले लो, आपके ऊपर है। अगर वो फर्स्ट लेक्चर आपको लग रहा है तो ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ताकि वो कल शाम को 12 बजे जुड़ें। ओके, कल सुबह 12 बजे आप जुड़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, ऑल द बेस्ट। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।